नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। तो एक्सक्रीशन में आपने देखा भी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या थे, और एक्सक्रीशन के अंतर्गत आप देख रहे थे कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं किन किन सब्सटेंसेस का एक्सक्रीशन कर रहे थे। और इसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि यूरिया साइकिल देखा था कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। ऑर्निथीन साइकिल पढ़ा था। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे विभिन्न टाइप के एनिमल्स में देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो हमारे सिलेबस में रखा गया है टीजीटी पीजीटी के, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स बेसिक रूप से हम यहाँ पर कवर करेंगे। हालांकि एक्सक्रीटरी सिस्टम हम आगे डिस्कस करेंगे जितने भी एनिमल ग्रुप हैं, जितने भी क्लास हैं और डिफरेंट के टाइप स्टडी है जो हमारे सिलेबस में रखा गया है, तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम बात करने चल रहे हैं वो बात करने चल रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन आते हैं और उनका क्या वर्क होता है, तो समझ आ जाए। तो ध्यान दीजिए कि मैन का एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ जब मेन एक्सक्रीटरी आर्गन है और सिस्टम के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे किडनी की बात करेंगे। तो देखा जाए कि हमारे किडनी कहाँ है, किडनी की बात करेंगे और इससे क्या क्या संबंधी आर्गन्स हैं और इनकी फंक्शन क्या है उनकी हम बात करेंगे। तो समझिए, ध्यान समझिए, आप लोग पेन कॉपी लेकर के हमारे साथ वर्क करते चलिए, समझते चलिए और देखते चलिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि 1 पेयर किडनी हमारे बॉडी में पाई जाती है, 1 पेयर किडनी। और इस किडनी से देखा जाए कि यूरेटर निकला होता है, यूरेटर, ये यूरेटर निकला हुआ है, यूरिन की जो नली है यूरेटर, और ये यूरेटर आकर के ब्लैडर में खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ब्लैडर में आकर के ये खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में ये आकर के खुलता है। तो आप लोग बनाते चलिए और समझते चलिए और पढ़ते भी चलिए। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, किडनी है, ये किडनी है। किडनी है और ये यूरेटर है और ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसी को हम लोग देखेंगे। और ये आगे जा कर के यूरेथ्रा में बाहर ओपन हो जाएगा। अब ये कैसे परफॉर्मेंस करता है, कैसे वर्क करता है और क्या क्या वर्क करता है, इसको समझना है। तो ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी में 1 पेयर किडनी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो बात किया जाए कि हमारी बॉडी में 1 पेयर किडनी वर्टिब्रल कॉलम के अगल बगल, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, उसके अगल बगल कहाँ, किस रीजन में, तो बेसिक रूप से यानी 12th थोरैसिक से 3rd लंबर तक पाई जाती है। यानी यहाँ पर ये हमारे बैक साइड में आप अगर देखेंगे कि हमारे एब्डोमिनल जो कैविटी है इसके ठीक पीछे की तरफ यहाँ पे कि 1 पेयर किडनी प्रेजेंट होती है साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम 12 थोरैसिक टू 13 लंबर। तो इसकी शेप, साइज, इसके बारे में समझा जाए क्या होती है, शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, और इसका कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, बट आप उसको समझना है। तो हमारी 1 पेयर किडनी कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए कि इसकी जो किडनी यानी ये थोरैसिक 12 से लेकर के लंबर 3rd तक पाई जाती है, 3rd लंबर तक पाई जाती है। कहाँ पर, साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इसका जो लेंथ होता है, लेंथ लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है,
इसकी जो चौड़ाई होती है ये लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस, मोटाई जिसको बोलते हैं, थिकनेस जो है इसकी होती है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। और प्रत्येक किडनी की जो इसकी जो वेट होता है, ये लगभग प्रत्येक किडनी का वेट अगर आप इसको देखें तो हमारी किडनी का जो वेट होगा ये अबाउट लगभग 150 ग्राम हमारी किडनी का वेट होता है। ये किडनी, प्रत्येक किडनी की क्या होती है, ये इसका यानी शेप और साइज है, इसके बारे में ये है। अच्छा, अब इसके बारे में आगे हम समझा जाए कि किडनी का बेसिक ये वर्क कैसे करती है, क्या सिस्टम है इसका वर्क करने का। तो किडनी का ये बाहरी पार्ट है, अगर इस किडनी को अगर काट दिया जाए तो इसमें क्या क्या मिलेगा, आइए समझा जाए। समझिए, किडनी को अगर हमें सेक्शन काट दिया जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और इसके बारे में क्या क्या होती है, तो यहाँ पर आपको समझना है। ध्यान दीजिए, क्या है, किडनी के अंदर अगर आप सेक्शन काटते हैं तो 2 पार्ट दिखाई पड़ता है, 2 टाइप पार्ट। बाहर वाला पार्ट जो आपका दिखाई पड़ रहा है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। हम बाहर वाले पार्ट अगर बात की जाए तो बाहर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसको अगर एक किडनी के बारे में पूरा देखा जाए तो एक किडनी का अगर पूरा हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें क्या क्या पार्ट दिखाई पड़ेगा, इसके बारे में समझा जाए। तो बाहर वाला पार्ट ध्यान दीजिए क्या कहलाएगा, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये किडनी का हमें फिगर बना करके इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये वाला बाहर वाला पार्ट आप ध्यान दीजिए कॉर्टेक्स कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा। और अंदर वाले पार्ट को याद रखिए मेडुला कहते हैं। क्या कहेंगे, मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला 2 पार्ट है। अब इस कॉर्टेक्स पार्ट में क्या क्या होगा, अगर कॉर्टेक्स पार्ट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यानी क्या मिलेगी आपको, ट्यूब्यूल की कुछ पार्ट मिलते हैं, पीसीटी पार्ट मिलता है, पीसीटी, और डीसीटी मिलता है, डीसीटी इसकी डिस्कस भी कर रहे हैं। पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, इसके बारे में बात हो जाएगी। यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपका हेनले लूप मिलता है, हेनलेज लूप मिलता है इस पार्ट में। देखा जाए क्या क्या है। और इसके अंदर की अगर बात देखा जाए किडनी के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लगभग 1 दर्जन क्या होते हैं, पिरामिड पाए जाते हैं। ये पिरामिड है, ये 12 की संख्या में अबाउट, अगर मैन की किडनी की बात किया जाए तो लगभग 1 दर्जन की संख्या में 12 हैं, ये पिरामिड होते हैं। क्या होते हैं, लगभग 1 दर्जन पिरामिड। तो 1 दर्जन ये पिरामिड होते हैं। और इसमें क्या होती है, इन पिरामिड में याद रखिए, इन पिरामिड्स में नेफ्रॉन भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, नेफ्रॉन भरे होते हैं। और नेफ्रॉन ही किडनी की क्या कहलाती है, इकाई कहलाती है। और ध्यान दीजिए हमारे किडनी में अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो हमारे प्रत्येक किडनी में ये क्वेश्चन आया था, जीआईसी यानी क्वेश्चन आया था एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में 2011 में, कि हमारी किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं प्रत्येक किडनी में। तो आज याद रखिएगा, ये इनकी नेफ्रॉनों की जो संख्या होती है प्रत्येक किडनी में अबाउट कितनी होगी, 10 लाख होती है। तो दोनों की बात की याद 20 लाख हो जाएगी। और ये भरे हुए हैं, क्या भरे हैं, किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन भरे होते हैं। ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर नेफ्रॉन भरे हो गए, ठीक है ना। और अगर बात किया जाए, देख लिया जाए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर
कॉलम ऑफ वर्टिनी पाई जाती हैं, कॉलम ऑफ वर्टिनी, कॉलम्स ऑफ वर्टिनी, ठीक। तो ध्यान दीजिए, तो हमारे किडनी में यहाँ पर नेफ्रॉन पाए जाएंगे। कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी में पाए जाते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाएंगे इस किडनी में। और ये आप जो देख रहे हो इसको कहा जाते हैं पिरामिड, ठीक है। और जो ये पार्ट आप यहाँ देख रहे हो इस पार्ट को कहते हैं पेल्विक। याद रखिए, पेल्विक का नाम बायोलॉजी में कुछ सिनोनिम्स भी आ जाते हैं, जैसे नाम सेम रहेगा। यहां पर पेल्विक पार्ट आया तो पूछा जाए पेल्विक और कहाँ है, तो याद रखिएगा पेल्विक हमारे इस जो पेल्विक गर्डिल है, जो लोअर लिम्ब है जहां पर ह्यूमरस फिट होती है, तो इस गर्डिल के को कहते हैं पेल्विक गर्डिल। तो पेल्विक यहाँ एक गर्डिल के नाम पर भी है, और पेल्विक क्या है, जो किडनी में जहाँ पर यानी ये आकर के सब खुलते हैं पिरामिड्स, जहाँ पर यहाँ पर जो यूरेटर की नली जहाँ से प्रवेश करके बाहर की तरफ निकलती है, यहाँ पर एक खाली स्थान या गड्ढे जैसे रीजन पाया जाता है, एम्प्टी रीजन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक। तो ध्यान दीजिएगा, पेल्विक जो है दो जगह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक पेल्विक गर्डिल और दूसरा पेल्विक यानी रीजन। कहाँ पर पेल्विक रीजन है? किडनी में ही है, ठीक। ध्यान देना, इसी टाइप से और बहुत सारे आएंगे, यानी आप ध्यान दीजिएगा कि कोई नाम प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा और लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, यानी प्रोनाउंसिएशन कई जगह सेम आएगा। तो आप इसको देख रहे हो, ये यूरेटर है और ये जा करके आगे ब्लैडर में ये खुल जाएगी। ये ब्लैडर में एक किडनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बाहर की तरफ आप देख रहे हो कार्टेक्स, और अंदर की तरफ क्या है? मेडुला है, और इसके अंदर की संरचनाएं हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, हमारे किडनी में क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन। अबाउट कितने पाए जाते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन। 10 लाख नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी में, एवरी किडनी में पाए जाएंगे। अबाउट 10 लाख या 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक। ध्यान दें। आइए हम एक नेफ्रॉन के बारे में बात करें। याद रखिएगा, हमारे बॉडी में जितने नेफ्रॉन एट द टाइम ऑफ बर्थ बनते हैं वही बॉडी में आगे कंटिन्यू ही रहते हैं, फिर से फर्दर नेफ्रॉन में कोई रीजनरेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। और नेफ्रॉन अगर एक बार डैमेज हो जाते हैं तो फिर से नेफ्रॉन बनते नहीं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेफ्रॉन के बारे में एक नेफ्रॉन के बारे में आइए बात किया जाए, कैसा है एक नेफ्रॉन, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, तो समझा जाए एक नेफ्रॉन क्या है, कैसे है। कुछ एक नेफ्रॉन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कुछ एक नेफ्रॉन बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो इसमें कैसे कौन कौन से पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के अंतर्गत। ये नेफ्रॉन की कुछ हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, इसकी आप भी अपने पेन कॉपीज में ले करके आप बनाते रहिए, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे और डिस्कस समझते रहिए। ये एक नेफ्रॉन के बारे में मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जो कि 10 लाख नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाए जाते हैं। तो एक नेफ्रॉन के बारे में बना करके हम लोग इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर ले, तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो सब आ जाएंगे, ठीक। तो एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कुछ ये पार्ट होता है, अगर इसको देखा जाए तो ये इस टाइप से दिखाई पड़ता है, माइक्रोस्कोप से इस टाइप से ये दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो ये इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। इसके में हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, इसके बारे में फिर डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या नाम है और इनका क्या काम है, और ये हमारे बॉडी में कैसे यूरिन के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। ये तो इसका यही है एक नेफ्रॉन के बारे में स्ट्रक्चर, और इसके बारे में समझा जाए, देखा जाए। याद रखिए, इस नेफ्रॉन यानी इस पार्ट में एक ब्लड वेसल जाती है, और ब्लड वेसल जाती है वो काफ़ी मोटी होती है, और जाने वाली ब्लड वेसल का नाम
इसको कहा जाता है एफरेंट ब्लड आर्ट्रियोल। एफरेंट जा करके पूरा जाल की तरह स्ट्रक्चर बना देती है और ये फिर बाहर निकलती है, और जो बाहर निकलती है बहुत ही क्या होती है, पतली होती है, नैरो होती है ये। तो ये जो अंदर को जा रही है ब्लड लेकर के, इसमें इसको कहा जाता है एफरेंट, एफरेंट आर्ट्रियोल, आर्टीरियोल। यानी जब आर्टरी, छोटी आर्टरीज जो होती हैं स्मॉलर या नैरो आर्टरी में, नैरो टिब्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं, वेसल में कन्वर्ट होती हैं, तो उनको आर्ट्रियोल कहा जाता है। तो ये जा कर के एंट्री कर रही है, और जिस पार्ट में ये पूरा क्या पार्ट कहलाएगा, अगर इस पार्ट जो कप की तरह जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है बाउमाइन्स कैप्सूल। क्या कहा जाता है? बाउमाइन्स, बाउमाइन्स कैप्सूल, बाउमाइन्स कैप्सूल कहा जाता है। एक साइंटिस्ट बाउमाइन साहब थे, उन्होंने बताया था दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाउमाइन्स कैप्सूल। और जो ये पार्ट आप देख रहे हैं इसमें मेम्ब्रेन में जो इसके थिन सिस्टम बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना है, इसको कहा जाता है बाउमाइन्स कैप्सूल, और इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहलाता है। तो ये ग्लोमेरुलस है, ध्यान देना। और इसको दोनों को मिला करके कहा जाता है माइलपीजियन कार्पसेल्स, माइलपीगियन, माइलपीगियन कार्पसेल, माइलपीगियन कार्पसेल कहलाता है। तो बाउमाइन्स कैप्सूल और एक ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है कि ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल एंट्री करती है और ये थिन मेम्ब्रेन में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। और इसमें अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ध्यान दीजिए कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाती है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसमें एक विशेष प्रकार की पोर्स पाई जाती हैं, और उन पोर को कहा जाता है पोडोसाइट सेल। क्या कहा जाएगा? यहाँ पर पोडोसाइट सेल पाई जाती है, पोडोसाइट्स सेल्स होती हैं, पोडोसाइट सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो एंट्री कर रही है तो एफरेंट, और जो बाहर निकल रही होती है, जो बाहर निकल रही होती है, इसको कहा जाता है इफरेंट। एग्जिट से समझना आप, इफरेंट, इफरेंट आर्ट्रियोल, आर्टीरियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। और जो एंट्री कर रही है एफरेंट, जो बाहर को जा रही है नैरो है, इफरेंट। तो नाम से ध्यान देना, नाम से भी सवाल क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। और ये आप जो ये पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को कहा जाता है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, ट्यूब्यूल कहा जाएगा। PCT इसको कहा जाता है, PCT, ध्यान दीजिए शार्ट में। और ये जो पार्ट है ये हेनले लूप है, ये पूरा पार्ट हेनले लूप है। तो ये पार्ट बेसिक रूप से ये थिक पार्ट है। कैसा पार्ट है? ये थिक पार्ट है। और ये कैसा पार्ट है? थिन पार्ट है, थिन पार्ट है। और ये हैं क्या वास्तव में देख रहे हैं? डिसेंडिंग आर्म है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग आर्म, डिसेंडिंग आर्म। और ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये एसेंडिंग आर्म कहलाएगा, एसेंडिंग, एसेंडिंग, एसेंडिंग और डिसेंडिंग। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको कहते हैं DCT, डिस्टल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ट्यूब्यूल कहेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। तो ये पार्ट DCT कहलाएगा।
और ये पार्ट पीसीटी कहलाएगा। और ये हेनले लूप है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 आर्म है, तो ये क्या है बेसिक रूप से हेनले लूप है। हेनले लूप का ये पूरा पार्ट हेनले लूप है, तो इसको आप कह सकते हो क्या है भाई, हेनले लूप। हेनले लूप यहीं बना देते हैं, हेनले लूप। हेनलेज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था हेनलेज लूप यूसे। और याद रखिए इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट है इतना पार्ट। ये इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। आइए हम डिस्कस करते हैं। तो ये इसका आउटर स्ट्रक्चर था, इसको सेक्शन काटा तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर मिला। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने देखा कि बाहर वाला पार्ट कार्टेक्स और अंदर वाला मेडुला, अगर यहाँ से बना दें तो ये जो पार्ट कहलाएगा, ये वाला पूरा पार्ट इसके ऊपर कार्टेक्स कहलाएगा। ये वाला पार्ट अगर देखा जाए, ये वाला ऊपर वाला पार्ट ये कॉर्टेक्स कहलाएगा, कॉर्टेक्स। और ये पूरा नीचे वाला जो पार्ट कहलाएगा ये मेडुला कहलाएगा। तो मेडुला के अंतर्गत आप देख रहे हो क्या क्या है, हेनले लूप है, और क्या है ये कलेक्टिंग डक्ट है। और कार्टेक्स में अगर आप देख रहे हो क्या है, पीसीटी है, डीसीटी है, और क्या है बेसिक रूप से अगर ये कहा जाए कि माइलपीजियन कर्पसल है, यानी बाउमैन्स कैप्सूल है, और क्या है ग्लोमेरुलस है। तो एक एक के बारे में आपको ध्यान दीजिए। इस पार्ट से इलेबोरेट करके मैंने इस पार्ट को बनाया, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया। एक नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है, इसी टाइप से 10 लाख नेफ्रॉन आपके प्रत्येक किडनी में, एवरी किडनी में पाए जाते हैं। यानी आवर बॉडी कंसिस्ट, आवर किडनी कंसिस्ट ऑफ 10 लाख नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसके फंक्शन की बात करें, वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क अवर किडनी, या व्हाट इज वर्क अवर किडनी। तो किडनी में क्या क्या होता है, अब हम इसके डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद मैं करने चल रहे हैं। अब इसके पार्ट के बारे में शायद आप जान गए होंगे, फिगर बना भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे, और इसमें हर पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है फंक्शन ऑफ आवर किडनी। तो बेसिक रूप से हमारी किडनी क्या फंक्शन करती है, आप कहते हो कि हमारी किडनी ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करती है, और ये क्या करती है, यूरिन फॉर्मेशन का वर्क करती है। तो आइए बात करते हैं कि हमारी किडनी यूरिन फॉर्मेशन में कैसे वर्क करती है, हाउ टू फॉर्म यूरिन। तो आइए देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, या किडनी का वर्क कैसा होता है। तो याद रखिए हमारे किडनी में 3 टाइप के वर्क होंगे, 3 टाइप हम डिस्कस करेंगे कि 3 वर्क बेसिक रूप से होंगे इन यूरिन फॉर्मेशन में। क्या क्या वर्क होगा। पहला वर्क होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होगा भाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा पहला वर्क। दूसरा वर्क क्या होगा, अभी आप आगे देखेंगे, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। और तीसरा वर्क जो होगा सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन। तो हम लोग बेसिक रूप से 3 यानी यहाँ पर 3 प्रोसेस होता है, 3 पूरी क्रियाएं होती हैं जिसके अंतर्गत यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है इन 3 प्रोसेस में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पर हमारा कैसे ये किडनी वर्क कर रही है। कम हियर एंड जस्ट टेक इट एंड हाउ टू वर्क अवर किडनी। देखिए पहला वर्क है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन
यानी फिल्टर करना है। अल्ट्रा मीन्स वेरी वेरी सूक्ष्म, बहुत बहुत जो माइन्यूट भी होती है उसी को क्या कर देगी, ये फिल्टर कर देगा। तो इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे इसको। कैसे करेगा, क्या क्या करेगा, कैसे करेगा? याद रखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है कहाँ होती है, तो ये हमारे कहाँ होगा, पीसीटी में। यानी यह बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो फिल्ट्रेशन की क्रिया ग्लोमेरुलस से होगी, क्योंकि यहाँ से ब्लड जा रहा होगा, ये ब्लड जा रहा है और जाने के बाद ये ब्लड जा रहा है और जाएगा यहाँ पर फिल्टर होगा। ठीक, फिल्टर होगा। क्या फिल्टर होगा और क्या नहीं फिल्टर होगा? याद रखिए ब्लड के ऑल कंटेंट्स आर गेट्स फिल्टर्ड, ऑल कंटेंट्स आर ब्लड फिल्टर्ड इन मैलपीजियन कार्पसेल्स एक्सेप्ट, क्या नहीं फिल्टर होगा उसको समझना है। तो सब कुछ फिल्टर हो जाएगा एक्सेप्ट क्या नहीं फिल्टर होगा, तो ध्यान देना, यानी ब्लड की प्रोटीन नहीं फिल्टर होगी। यानी यहाँ पर फिल्ट्रेशन की जो अगर प्रोसेस करें समझे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लड प्रोटीन फिल्टर नहीं होगा, ब्लड प्रोटीन नहीं फिल्टर होगा और कार्पसेल नहीं फिल्टर होंगी। कार्पसेल में कौन कौन आएगी, याद रखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये जो है इनका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, बिकॉज देयर साइज इज मोर कंपेयर टू, यानी पोडोसाइट। तो पोडोसाइट की जो पोर है वो इतना छोटा है, इतना स्मॉलर है कि यानी ब्लड की प्रोटीन और ये कार्पसेल्स नहीं फिल्टर हो पाती हैं। ब्लड प्रोटीन में क्या क्या है याद रखिएगा, ब्लड प्रोटीन बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कहोगे कि प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ठीक है। तो ये सब ब्लड की प्रोटीनें हैं, ये फिल्टर नहीं होगी। ठीक, फाइब्रिन है तो ये सब फिल्टर नहीं होगी और ये कार्पसेल नहीं होगा, बाकी सब होगा। अब सब में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? तो क्यों फिल्टर होगा, याद रखिए फिल्टर क्यों हो रहा है यहाँ पर, मैकेनिकल प्रेशर के कारण। तो कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्यों फिल्टर होता है, तो ड्यू टू द मैकेनिकल प्रेशर। मैकेनिकल प्रोसेस होती है, प्रेशर क्रिएट होता है। हाउ, कैसे? तो पहला जो यहाँ पर होगा प्रेशर क्रिएट होगा, यानी इसके लिए ये GHP एक प्रेशर होता है, उसको कहेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर ये क्रिएट होता है। कितना होता है, तो अगर देखा जाए तो ये 70 mmHg प्रेशर होता है, mmHg मिलीमीटर पारा। तो ऐसा क्यों होगा, क्यों हुआ, तो इसको भी समझ लिया जाए। बिकॉज ड्यू टू द नैरोवर ऑफ आर्ट्रियोल, ये आर्ट्रियोल ज़्यादा वाइड है, ये ज़्यादा नैरो है। तो यानी इसके जो डायामीटर है, ल्यूमेन है, उसमें डिफरेंस हो जाने के कारण क्यों हो जाएगा कि प्रेशर क्रिएट होगा। आपको समझ आना चाहिए कि एक आगे से अगर देखा जाए कि ये ज़्यादा वाइड वेसल जा रही है, आगे अगर ये नैरो वेसल हो जाएगी तो इधर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। तो प्रेशर क्रिएट हो जाने से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर का नाम होगा GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। दैट इज 70 mmHg which is caused by due to the narrower of क्या, narrower of arteriole। कौन कौन से आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में जो डिफरेंस हो जाता है, इसी के कारण ये ब्लड फिल्टर होगा। और इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए अपोजिट प्रेशर लगते हैं, उन प्रेशर को भी समझा जाए। और कौन कौन से प्रेशर हैं, तो यहाँ पर अपोजिट प्रेशर लगता है। एक प्रेशर होता है BCOP। कौन सा प्रेशर भाई, BCOP। ये क्या है, ब्लड कोलाइडल
ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। BCOP कितना होता है 32 mmHg, तो 32 mmHg जो प्रेशर होगा, 32 mmHg प्रेशर विच इज कॉल्ड BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स हमारा जो ब्लड है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन के कारण उसमें जो यानी प्रेशर क्रिएट होता है, जब ब्लड चलता है तो उसमें जो प्रोटीनें होती हैं वो प्रेशर स्वयं एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज 32 mmHg विच काज अगेंस्ट द GSP। ओके, नेक्स्ट प्रेशर इज काज्ड बाय ड्यू टू द वाल जो ये कौन सी वाल, जो बाउमाइंस कैप्सूल की ये वाल है, दिस वाल आल्सो काज अ प्रेशर दैट इज कॉल्ड CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक CHP जो होगा ये भी अगेंस्ट प्रेशर वर्क करता है, यानी GHP के। CHP दैट इज नोन एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज अबाउट 18 mmHg, 18 mmHg। तो दिस प्रेशर वर्क्स वन साइड एंड दिस प्रेशर वर्क्स अगेंस्ट साइड, अपोजिट साइड। देन द नेट प्रेशर कितना होगा, नेट प्रेशर की अगर बात किया जाए, नेट प्रेशर इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो 71 साइड प्रेशर वर्क कर रहा है और इसके अगेंस्ट में दो प्रेशर वर्क कर रहे हैं 32 और 11, यानी नेट प्रेशर अगर देखा जाए तो 10 mmHg आ जाएगा। 32 यानी ये 70 60 70 अगर कहा जाए तो ये आपका हो जाएगा अबाउट 10 से, यानी इसको 60 में अगर मान लिया जाए, है ना, तो 10 से 20 प्रेशर यहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो 50 अबाउट आ रहा है, ठीक है ना, 50। तो ये 70 है तो 70 से लेकर के 60 70 ये माना जाएगा, कभी 10 कभी 15 ऐसे ही माना जाएगा अगर आप इसको 60 मानते हैं। हालांकि कई बुक्स में 60 दिया है, कई बुक्स में 70 दिया है, तो वहाँ घबराने की बात नहीं है, बहुत नज़दीक आंसर नहीं रहेगा, इसलिए आप उसको बहुत चिंता करने की बात नहीं है। अगर इसको 60 मानते हैं तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। मानने का मेरा ये मतलब है, कुछ बुक्स में आपका 60 दिया हुआ है, कुछ जगह यानी 70 दिया हुआ है, तो जो अब आप तो कन्फ्यूज हो जा रहे हो कि एग्ज़ाम में आए तो हम क्या सोचेंगे, नहीं, एग्ज़ाम में इतना नज़दीक आंसर नहीं आएगा कि 60 वाले से भी घटा के दे देगा और 50 वाले से भी 70 से घटा के दे देगा, तो ऐसा आंसर नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा, वो थोड़ा दूर आंसर रहता है, क्योंकि कन्फ्यूजन है, कई किताबों में कई दिया है, तो आपको उससे जरा सा घबराने की बात नहीं है। अबाउट 10 mm, अबाउट की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि कितना है, अबाउट की बात हो रही है। 60 mmHg, अबाउट इतना mmHg, अबाउट इतना mmHg, तो नेट अबाउट 10, इसको अबाउट कर सकते हैं 10 mmHg प्रेशर। इस प्रेशर के कारण ड्यू टू द 10 mmHg pressure, net pressure 10 mmHg by which the blood gets filtered in the nephron. Then the part R comes in the PCT. So many parts comes and some parts goes outside. तो कौन से पार्ट आउटसाइड जाएंगे? You know that blood protein and corpuscle. Which part of blood comes inside the PCT? ऑल कंटेंट एक्सेप्ट दिस। ऑल कंटेंट में क्या ऑल कंटेंट? ऑल कंटेंट की अगर आप बात करते हो तो वाटर आ जाएगा, और क्या आएगा, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी आ जाएंगे, और क्या आएगा, मिनरल के साथ ही साथ शुगर भी आ जाएगा, शुगर मिनरल, ठीक है, और ब्लड का प्लाज्मा भी आ जाएगा। तो ये सब बेसिक रूप से ये पार्ट कहाँ पे आ जाएंगे, आपके पीसीटी में आ जाएगा। मीन्स हम एक पार्ट की बात किया कि फिल्ट्रेशन, फिल्टर हो गया, आपने देखा फिल्टर हो रहा है, क्यों फिल्टर हो रहा है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस।
प्रेशर डिफरेंस होने के कारण ही क्या हो रहा है, फिल्टर हो पा रहा है। तो प्रेशर ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि प्रेशर 3 टाइप्स के हो गए, क्रिएट होगा यहाँ पर। वन इज जीएचपी मीन्स ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज caused by due to the narrow of the arterioles। कौन कौन से आर्ट्रियोल? इफरेंट और एफरेंट। एफरेंट वाइड है और इफरेंट नैरो है। सो द प्रेशर क्रिएट्स दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज अबाउट 60 to 70 mmHg, about 70 mmHg। Then other pressure, BCOP, blood कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड क्या है हमारा? कोलाइडली सोल्यूशन है। कोलाइडली सोल्यूशन क्या है कि डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है, जिसके कारण हमारा ब्लड कोलाइडली सोल्यूशन है, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 32 mmHg। CHP ड्यू टू द कैप्सूल, वॉल ऑफ कैप्सूल, बाउमाइंस कैप्सूल, तो यहां पर कितना प्रेशर क्रिएट हुआ? अबाउट 18 mmHg। देन नेट प्रेशर इज अबाउट 10 mmHg। सो दिस 10 mmHg प्रेशर विच गेट्स filtered our blood, then maximum part of blood comes inside the PCT, only blood protein and corpuscles gets outside which is not filtered। कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। अब अगर ये पार्ट अगर ये आ जाए, सब्सटेंस अगर ये ऐसे आकर के होता हुआ कलेक्टिंग डेट से होता हुआ अगर बाहर चला जाए तो क्या होगा? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं, वेस्ट सब्सटेंस दोनों हैं, क्योंकि भाई शुगर यहाँ पर प्रेजेंट है, मिनरल यहाँ पर प्रेजेंट है, वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर वो सब फिल्टर हो गया और सब फिल्टर होकर के बाहर चला गया तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा कि मिनरल की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वाटर की पूरी कमी हो जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको यहां समझना है कि नेक्स्ट प्रोसेस कैसे होती है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहां पर ध्यान देना है। सेलेक्टिव मींस सेलेक्ट करके, रीअब्जॉर्ब मींस फिर से अब्जॉर्ब किया जाएगा, मींस व्हिच सब्सटेंसेस गेट्स अब्जॉर्ब, सो दैट सब्सटेंस गेट्स अब्जॉर्ब which is selective, which is important, which is need for our body। All substances are not selected here, only those substances which is necessary for our the body, then those substances gets reabsorb होंगे। कौन कौन से? तो यहाँ समझा जाए, याद रखिए। तो इस पीसीटी पार्ट में एब्जॉर्प्शन की अगर बात किया जाए तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? एब्जॉर्प्शन यहाँ होगा, एब्जॉर्प्शन हेनलाज लूप में होगा, एब्जॉर्प्शन यहाँ होगा। तो कैसे होगा इसकी बात समझा जाए। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं इन सबसे पहले यहाँ पीसीटी में, पीसीटी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी में क्या होगा याद रखिए। तो पीसीटी में जो अगर देखा जाए कि इसकी जो इनर वॉल होती है उसमें यानी फिम्ब्राई लाइक या सीलिया लाइक क्या पाया जाएगा? स्ट्रक्चर्स पाया जाएगा। और कैसी होती हैं? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की बनी होती हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की बनी होती हैं, सीलिएटेड होती हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बार सवाल आया हुआ है, को क्या करेगा? तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा कि इन पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन के लिए फैसिलिटेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, दैट इज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाई जाती है, विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, तो एब्जॉर्ब होगा। तो अगर डिस्कस किया जाए, यहाँ समझा जाए कि पीसीटी में क्या एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब यहाँ पर नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको कहा जाता है ऑब्लिगेट रीअब्जॉर्प्शन। मीन्स इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर तो रीअब्जॉर्प्शन होना ही होना है। आगे तो क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा?
यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से 100% ग्लूकोज को अगर देखा जाए तो शुगर 100% क्या ग्लूकोज यानी शुगर एयर एब्जॉर्ब होगा। और क्या एब्जॉर्ब होगा आपका अबाउट 70 से 75% वाटर, अबाउट 70 से 75% मिनरल, ये सब रिएब्जॉर्ब होंगे। ध्यान देना, रिएब्जॉर्ब हो गया तो क्या यानी इन पीसीटी रिएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। कैसा? ऑब्लिगेट रिएब्जॉर्प्शन, यानी इसका कोई ऑप्शन नहीं हो, आप यानी रिएब्जॉर्प्शन तो 100% होना है। फिर इसके बाद कहाँ रिएब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ पर ध्यान देना होता है, फिर डिसेंडिंग आर्म्स ऑफ हेनले, यानी फिर कहाँ पर रिएब्जॉर्प्शन होगा, यानी हेनलेज लूप में, हेनलेज लूप में होगा। किस पार्ट में? दोनों पार्ट में होता है। डिसेंडिंग में होगा, ठीक है, डिसेंडिंग में। और कहां पर होगा? असेंडिंग में होगा। और दूसरा किस में? असेंडिंग में। दोनों में होगा। डिसेंडिंग में किसका होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर केवल रिएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। किसका? वाटर का। कितना? अबाउट 5% वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो यहां पर जो कंसंट्रेट होगा यानी सब्सटेंस होगा वो कंसंट्रेट हो जाएगा, इसलिए हाइपरटोनिक हो जाएगा। यहां पर आइसोटोनिक होगा। और जैसे ही आगे की तरफ चलेगा एसेंडिंग में, यहां भी 5% मिनरल के लिए। तो ये मिनरल के लिए एब्जॉर्ब नहीं होगा और ये वाटर के लिए रिएब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होगा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है कि डिसेंडिंग आर्म किसके लिए? वाटर के लिए। असेंडिंग आर्म किसके लिए? मिनरल के लिए। पूछ सकता है कि डिसेंडिंग आर्म है किसके लिए रिएब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती है? तो ध्यान देना, साल्ट का नहीं कर सकती, और ये तो साल्ट का करती, ये वाटर का नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन कई बार इस एग्जाम में आया हुआ है कि साल्ट का रिएब्जॉर्प्शन यानी हेनलेज लूप के किस पार्ट में, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन हेनलेज लूप के किस पार्ट में होगा। तो ये क्वेश्चन आप रिमाइंड करिएगा बार बार, नहीं तो भूल जाएंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका होगा भाई? वाटर का, वाटर के लिए होगा। और यहाँ पर किसका होगा? साल्ट का, मिनरल का। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो पीसीटी में रिएब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ पर रिएब्जॉर्प्शन होगा? पीसीटी में, हेनलेज लूप में हो गया। और कहां पर तीसरा होगा? पीसीटी में। वो पीसीटी में तो हो गया, डीसीटी में, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पर याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है कि डीसीटी में वाटर का रिएब्जॉर्प्शन तो होता है। कैसे होगा? याद रखिए, डीसीटी में वाटर का रिएब्जॉर्प्शन हार्मोन के प्रेजेंस में होता है। और उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो आपके पिट्यूटरी से होके आता है और ये हमारे बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग जब नीड होगी तभी ये रिएब्जॉर्ब करेगा, और अगर नीड नहीं है तो रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो याद रखिए, ये क्या हो गया? यानी फैकल्टेटिव रिएब्जॉर्प्शन। यहां पर ऑप्शन है नीड की जरूरत, अगर होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, मीन्स। लेकिन यहां पर तो ऑब्लिगेट है, 100% है कि इंपॉर्टेंट है कि होना ही होना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑब्लिगेट रिएब्जॉर्प्शन। हियर इज फैकल्टेटिव रिएब्जॉर्प्शन। ऑप्शन है यहां पर, हियर इज नो एनी ऑप्शन। देन नेक्स्ट बात, तो ये क्या रहा? हेनलेज रूप में और डीसीटी में भी, यानी साल्ट का, अगर यहाँ पर साल्ट का भी होता है। साल्ट के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे चलता है। रेनिन एक प्रकार का यहाँ पर आएगा सब्सटेंस, यानी केमिकल सब्सटेंस, बेसिक रूप से वो भी वर्क करेगा। रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे, इससे क्या होगा कि रेनिन हार्मोन, यानी इससे क्या कराएगा कि रिएब्जॉर्ब कराएगा। तो यहाँ पर वाटर और साल्ट का होता है, 5% वाटर या साल्ट का होता है,
याद रखिएगा, यानी कब होगा, ड्यू टू द नीड ऑफ बॉडी। तो इस टाइप से हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब होता है सब्सटेंसेस का, और इसके बाद यानी ये निकाल लिया जाता है। अगली बात आती है सिक्रीशन। तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद तीसरी बात आती है, यानी पहली बात आपकी हो गई अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और दूसरी बात हो गई सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरी बात ध्यान देना ये होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होगा, तो याद रखिए कलेक्टिंग डक्ट में, इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, यानी जो आवश्यक पदार्थ हैं, नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं, ये बाहर आ जाएंगे, और जो नेसेसरी नहीं है, अनवांटेड हैं, वो इसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पर सिक्रीशन की प्रोसेस हो जाती है, यानी सिक्रीशन के बाद यहाँ पर जब फिल्ट्रेट आता है, और जब फिल्ट्रेट यहाँ आएगा तभी उस फिल्ट्रेट का नाम यूरिन कहेंगे। तो याद रखना फिल्ट्रेट का नाम यूरिन कहाँ दिया जाएगा, यूरिन शब्द कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कलेक्टिंग डक्ट में दिया गया है। याद रखिए इस फिल्ट्रेशन की रेट क्या है, किस हिसाब से किडनी हमारी फिल्टर करती है। तो याद रखना हमारी किडनी लगभग 1250 ml, लगभग 1.25 लीटर यानी ब्लड यानी पर मिनट क्या करेगी, ये फिल्टर यानी फिल्ट्रेट कर देगी, फिल्टर करेगी। क्योंकि हमारी जो कार्डियक आउटफ्लो है उसका अबाउट आप समझ सकते हैं कि अबाउट 15 से 15% यहाँ किडनी को आएगा, क्योंकि 20% 20% किडनी को आता है। तो लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड का लगभग 20% जो किडनी को आएगा कार्डियक आउटफ्लो का, तो यहाँ पर फिल्टर होगा अबाउट 1250, जिसमें से याद रखिए केवल और केवल 1 ml यूरिन पर मिनट बनती है। याद रखना कितनी यूरिन बनती है पर मिनट, तो 1 ml यूरिन पर मिनट बनती है, और दिन में लगभग एक दिन में लगभग 1.5 से 2 लीटर यूरिन एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से बाहर जाती है। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रोसेस ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या है हम लोग आगे कुछ और नेक्स्ट पर इस पर बात करेंगे, इसका कैसे वर्क है, किडनी के डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और इसमें वर्क करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।